अच्छा सर, ये लास्ट टाइम हम यहाँ पे थे, हमने सिर्फ एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी और उस डिस्प्ले की प्रॉपर्टी की 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हमने पढ़ी। सॉरी, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी एंड ये मैंने, तो डिस्प्ले की 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हमने पढ़ी थी, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और उन तीनों का बिहेवियर मोर और लेस हमने देख लिया था। तो अब हमने बेसिकली, ये स्क्रीन विजिबल है ना, ये फॉन्ट और बड़ा करूँ इतना, ठीक है। तो अब हम बिफोर मूविंग अहेड, हमने देखा है कि अभी हमने 2 क्लासेस लिखी हैं, तो हमारा स्टाइल जो है वो ग्रो कर रहा है। तो जब स्टाइल ग्रो कर रहा है तो हमें स्क्रॉल अप और ऑल द वे बॉटम जाके देखना पड़ता है, HTML फिर ऊपर आना पड़ता है। तो हमने कल देखा था कि हम CSS स्टाइलिंग के लिए पहला तरीका ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम इनलाइन स्टाइल दे सकते हैं, जहाँ टैग लिखें वहीं स्टाइल का एट्रीब्यूट दें और उसमें वैल्यू में पूरी CSS लिख दें। वो तरीका मैसअप क्रिएट कर रहा था। तो हमने कहा था जी कि हम स्टाइल्स को सेपरेट कर देते हैं और उन स्टाइल को हम हेड के टैग में, हेड के टैग के अंदर एक स्टाइल का टैग लिखते हैं और उसके अंदर हम सारी CSS लिखते हैं। लेकिन चूंकि ये भी जब बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी तो एक ही फाइल में दोनों चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, पढ़ने में, देखने में, रीड करने में, मेंटेन करने में। तो ये मेंटेनेबिलिटी इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एसेट्स के फोल्डर के अंदर 3 फोल्डर बनाए थे, CSS, इमेज और JS। तो अभी हम CSS के फोल्डर, जो कि तीनों फोल्डर भी खाली हैं, सिर्फ CSS के फोल्डर के अंदर मैं जाके यहाँ पे एक नई फाइल बना दूंगा और उस फाइल का नाम तो कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन उसकी जो एक्सटेंशन है दैट मस्ट बी CSS.css। तो ये एक्सटेंशन से पहचानी जाएगी कि ये स्टाइलिंग की फाइल है .css, और ये एक्सटेंशन से पहचानी जाएगी कि HTML की फाइल। अब यहाँ चूँकि CSS में टैग्स नहीं चलते, तो जो कुछ भी आपने स्टाइल्स के अंदर लिखा हुआ है, स्टाइल के टैग को छोड़ के इसको यहाँ से कट कर लें, स्टाइल के टैग को यहाँ से ख़त्म कर दें और वो सारा स्टाइल आप यहाँ आके इधर अप्लाई कर दें। तो अब हमारा ये HTML अलग हो चुका है और CSS अलग हो चुका है। तो अब हम जब HTML लिखेंगे, नहीं, इसको हम नॉर्मली एक टर्म होती है सेपरेशन ऑफ कंसर्न, कि जितना भी HTML है वो अलग फाइल में सेपरेट है और जितना भी CSS है वो अलग फाइल में। लेकिन इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं रहा, इसलिए जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ऑल द स्टाइल्स एक्चुअली गॉट वैनिश्ड। तो इन स्टाइल्स इसलिए कि हमारा ज़ाहिर है ये दोनों फाइलें इंडिपेंडेंट हो गई हैं, तो हमें CSS की फ़ाइल को लिंक करना होगा HTML फाइल के अंदर ताकि वो स्टाइल्स इस पर अप्लाई हो सकें। लिंक करने का सिंपल तरीका ये है कि आप लिंक लिखें और एंटर की प्रेस करें तो ये लिंक का टैग ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। इसके href में आके हाइपर रेफरेंस आप सिंपली वो CSS की फ़ाइल लिखें जो आपने बनाई है। तो वो CSS की फ़ाइल किधर है, हमारी index.html की फ़ाइल रूट डायरेक्टरी में है, विच इज़ वेब डेव। उस रूट डायरेक्टरी के अंदर हमारा एक फोल्डर है जिसका नाम है एसेट्स। तो हम इसका रिलेटिव पाथ देंगे टू दैट फाइल। एसेट्स के अंदर हमारे पास CSS का फोल्डर है और CSS के अंदर हमारी style.css की फाइल है। ये पूरा रिलेटिव पाथ है फॉर एक्सेसिंग दिस फाइल style.css। once it got attached or linked with an HTML document, we can safely see that all the styles are back now। तो ये तो काम हमने जो लास्ट टाइम किया था वही था। आज हमने जो प्राइमरीली चीज़ें पढ़नी है वो कुछ लेआउट एलिमेंट्स पढ़ने हैं। कल हमने फोकस किया था कि हम टेक्सचुअल एलिमेंट्स पढ़ते हैं, वो भी पूरे नहीं पढ़े थे बिकॉज आई वाज बिलीविंग एंड आई वाज सपोजिंग कि HTML के तमाम एलिमेंट्स आपको समहाउ पहले से पता है कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, ऑर्डर्ड और नॉन ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, पैराग्राफ क्या होता है, H1, H2, H3, H4 क्या होता है, तो वो तमाम के तमाम लिंक क्या होता है या एंकर टैग, ये टेक्सचुअल एलिमेंट्स थे। आज हमने जो टैग्स पढ़ने हैं वो टेक्सचुअल टैग्स नहीं होंगे, वो बेसिकली लेआउट टैग्स होंगे। तो लेआउट टैग्स का मतलब ये है कि जब आपने किसी वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना होता है तो आपको उसके लिए लेआउट टैग्स इस्तेमाल करने होते हैं। मैं मिसाल देता हूँ एक छोटी सी, कि नॉर्मली अगर हम यहाँ पे कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लें, लेट्स सपोज OLX कर लें या कुछ भी कर लें, तो वेबसाइट पे कोई भी वेबसाइट बिजनेस पर्पसेस के लिए आप बनाएं तो उस वेबसाइट का हर सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेबसाइट बिल्कुल प्लॉट की तरह होती है कि उस प्लॉट का हर एरिया या हर सेक्शन आपको बहुत सारा पैसा कमा के दे सकता है। अब OLX खोलने का मकसद ये है कि अगर आप सिर्फ इस चीज़ को देखें तो आपके ख्याल में ये क्या है, ये वेबसाइट का हिस्सा है, ये ऐड लगा हुआ है। उसके बाद आपके ख्याल में ये क्या है, ये वेबसाइट का हिस्सा है, ये ऐड लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ चूंकि ये वेबसाइट के बिल्कुल टॉप हेडर में ऐड लगा हुआ है तो ये इस ऐड के हज़ारों रुपए कमा रहा होगा पर मिनट या पर सेकंड के हिसाब से।
यानी इनके चार्जेस होते हैं कि आपका ऐड जो है हम 1 घंटे के लिए अपनी वेबसाइट के मेन पेज पर लगाएंगे, आप हमें इतने पैसे देंगे। बिल्कुल इसी तरह सिर्फ यही ऐड नहीं है, बल्कि आप इस वेबसाइट के मुख्तलिफ सेक्शंस में जाएंगे तो आपको बहुत सारे एड्स नजर आएंगे। मिसाल के तौर पे इफ़ आई वांट टू गो टू द प्रॉपर्टी फॉर रेंट, तो कुछ चीज़ें तो ये हैं फीचर्ड। फीचर्ड का मतलब ये है कि ये वो एड्स हैं जिनके लोगों ने पैसे दिए हैं, क्योंकि OLX में आप फ्री ऐड भी पोस्ट कर सकते हैं और पेड पे ऐड भी। फिर यहाँ पे कुछ एड्स होंगे ये, जैसे ये देखें, अब ये ऐड बेसिकली कहाँ से आ रहा है, alibaba.com से, तो अलीबाबा भी इसको पे कर रहा है, और ऑब्वियसली चूंकि ये मेन लिस्टिंग के पेज पे है तो इसका भी अच्छा खासा चार्ज कर रहा होगा, या ये वेबसाइट मोनेटाइज होगी तो मोनेटाइजेशन का भी इसको चार्जेस मिल रहे होंगे। तो काइंड ऑफ मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आपकी वेबसाइट का जो लेआउट है वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपकी पूरी वेबसाइट का ये जो व्यू पोर्ट है ना, ये व्यू पोर्ट में से हर हिस्सा इससे आप अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि हम वेबसाइट को जब बनाएं तो उसके मुख्तलिफ पोर्शंस को, अब देखें ये ऐड डिफरेंट आ गया यहाँ पे मेन पे जो लिस्टिंग वाले पेज पे है, थोड़ी देर बाद आप इसे मजीद रिफ्रेश करेंगे या दोबारा इस कैटेगरी के पेज पे आएंगे, यहाँ फिर डिफरेंट होगा। तो ये पर 10 सेकंड या पर 20 सेकंड या 30 सेकंड या पर मिनट के हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं। खैर, जो बताने का मकसद अभी इसको खोल के ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट का सिर्फ ये पोर्शन देखें, करंटली विजिबल एरिया ऑन द पेज, ये व्यू पोर्ट कहलाता है। इस व्यू पोर्ट के अगर आप हिस्से देखें तो कैसे बने हुए हैं, मिसाल के तौर पे इसका एक हिस्सा तो ये बना हुआ है टॉप पे, इसका दूसरा हिस्सा ये बना हुआ है नेव बार या सर्च बार, इस वेबसाइट का तीसरा सेकेंडरी नेव बार ये बना हुआ है नेविगेशन बार, देन चौथा हिस्सा इज डेडिकेटेड फॉर डिस्प्लेइंग एड्स, देन ये लेफ्ट वाला हिस्सा फॉर शोइंग फिल्टर्स एंड कैटेगरीज, एंड देन ये राइट वाला हिस्सा फॉर शोइंग द प्रोडक्ट्स और फॉर शोइंग द ऑब्वियसली वो जो भी हैं प्लॉट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी। तो ये जो रेड कलर के रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में मैंने चीज़ें इनक्लोज की हैं ये कुछ कन्वे करने के लिए। तो बेसिकली आर एंटायर पेज इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल डिवीजन्स। एक पूरा वेब पेज जो है इज बीइंग स्प्लिट इनटू द मल्टीपल पेज डिवीजन्स या मल्टीपल सेक्शंस कह लें आपको। तो ये जो पूरी एक डिवीजन है ना, मिसाल के तौर पे इफ आई से इट लाइक, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बॉक्स को देखें तो ये जो बॉक्स है ये एक पूरी डिवीजन है। तो एक डिवीजन को शॉर्ट में हम नॉर्मली वेब के टर्म में डिव बोलते हैं, एंड डिव इज द वेरी प्राइमरी थिंग टू एक्चुअली स्प्लिट अप द पेज इनटू द डिफरेंट पार्ट्स। एक पूरे पेज को डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट करने के लिए जो प्राइमरी चीज़ या प्राइमरी यूनिट या प्राइमरी पार्ट है इसका, वो बेसिकली डिव है। डिव इज नथिंग बट अ डिवीजन, एक लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक लॉजिकल सेपरेशन है। तो अब अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो इसका मतलब ये एक अलग डिव है, ये एक अलग डिव है, ये एक अलग डिव है, डिव फॉर डिवीजन, ये एक अलग डिव है, ये एक अलग डिव है और ये एक अलग डिव है। अच्छा, सिर्फ डिव्स बना लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि डिव्स को बनाने के बाद उनकी विड्थ को एडजस्ट करना, उनकी हाइट को एडजस्ट करना, उनके कलर को एडजस्ट करना, उनके बैकग्राउंड कलर को एडजस्ट करना, एवरीथिंग इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर डिव्स के अंदर इमेज डालना है, डिव के अंदर हेडिंग डालनी है, डिव के अंदर पैराग्राफ डालना है, व्हाटसोएवर जितना भी कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड है ये सारा का सारा किस फॉर्म में होता है, डिव्स की फॉर्म में होता है। और डिव क्या होता है, बेसिकली आवर एंटायर पेज इज डिवाइडेड इनटू द मल्टीपल पार्ट्स। ये डिव हमारा पहला लेआउट एलिमेंट है, बिकॉज एग्जैक्टली अपनी मर्जी से एडजस्ट करेंगे। क्योंकि अभी देखें, सॉरी मैं अभी देखें कि हम जब हेडिंग लिखते हैं ना तो उसकी विड्थ हाइट ऐसा हमारे कंट्रोल में बाय डिफॉल्ट नहीं होती, यानी वो फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर लेती है, किसी को सामने नहीं आने देती। तो इसी तरह जब हम डिव करेंगे तो इसके साथ भी कुछ इसके डिफॉल्ट बिहेवियर्स होंगे, जैसे तो फिर हम अपनी मर्जी से जितना हमें सेक्शन चाहिए होगा हम स्पेसिफाई करेंगे, हमें इतनी हाइट चाहिए, हमें इतनी विड्थ चाहिए, बाकी चीज़ हमारे लिए छोड़ दो, रिलीज कर दो। तो जब हम वो काम कर लेंगे या पढ़ लेंगे तो फिर हम अपने इस पेज को अपनी मर्जी से जितने मर्जी सेक्शंस बनाने हैं, जितने मर्जी इसमें ये चीज़ें बनानी हैं। सो विद दैट थिंग सेड, तो पहला लेआउट एलिमेंट हमारा जो है वो डिव है। अच्छा, डिव मैंने जैसे बोला है कि इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ पेज। वो कितना बड़ा होगा, कितना चौड़ा होगा, कितना हाइट में होगा, ये हम स्पेसिफाई करेंगे। उसका कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, फोरग्राउंड कलर क्या होगा, वो सारा हम स्पेसिफाई करेंगे। सो नाउ इफ आई गो एंड राइट डिव इन हियर स्ट्रेट अवे, तो ये भी पेयर टैग है। डिव पेयर टैग का मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग्स होते हैं, एंड वी कैन राइट एनीथिंग इनसाइड इट। लेकिन अभी मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखूंगा, और अगर मैं सिर्फ यहाँ इसे लिख कर पेज को रिफ्रेश करूँ तो आई डू नॉट हैव एनीथिंग। एक डिव तो होगा, लेकिन उस डिव के अंदर कुछ भी ना होने की वजह से उसकी हाइट और विड्थ रिकग्नाइज नहीं होगी या हमें पता नहीं चलेगा। अगर मैं इस डिव को सिलेक्ट कर लूँ तो कैन यू सी दिस
कि इस div को सेलेक्ट किए हुए अगर मैं यहाँ देखूँ तो इस div को सिर्फ एक प्रॉपर्टी मिली हुई है, कौन सी? डिस्प्ले ब्लॉक। लेकिन इसने अगर ब्राउजर पे देखें तो वो नजर आ रहा है टॉप पे 849 मल्टीप्लाई बाय 0, ये 849 क्या है, नजर आ रहा है टॉप लेफ्ट पे? विड्थ है इसकी, लेकिन हाइट 0 है। अब आप कहेंगे जी 849 विड्थ था तो नजर क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि हाइट 0 है। ठीक, तो ये विड्थ 849 क्यों है, कोई बता सकता है? क्योंकि ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है कि वो फुल बर्थ ऑक्यूपाई करेगा, तो नजर क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज हाइट 0 है। दैट्स इट। तो ये जो डिस्प्ले ब्लॉक था ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट था बताना कि अब आप अंदाजा कर लें, निशानी रख लें कि जितनी भी डिव्स हम बनाएंगे बाय डिफॉल्ट वो क्या होंगी? ब्लॉक होंगी। अब जरा देखिएगा, अगर मैं इस डिव को कोई क्लास दे दूं, बिकॉज हम CSS में सिर्फ क्लासेस देते हैं, आईडीज नहीं देते, नॉर्मली दे सकते हैं, देते नहीं है, ऐसा नहीं कि दे ही नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल इसको मैं कह देता हूँ सिर्फ बॉक्स। बॉक्स क्यों दिया? बिकॉज मैं इसको कुछ स्टाइल दे के देखना चाहता हूँ। मैं इसे कंट्रोल, अच्छा अगर मैं ये सारी चीज़ें हटा दूँ और सिर्फ बॉक्स करूँ और इसको मैं दे दूँ BGC यानी बैकग्राउंड कलर इज रेड, तो मुझे कुछ नहीं नजर आएगा स्टिल। रीजन बीइंग कि स्टिल मैंने बॉक्स दिया, तो अब ये वाला तो था ब्राउजर का प्रीसेट, ये जो स्टाइल मैंने उसको दिया है वो है, लेकिन नजर इसलिए कुछ नहीं आ रहा कि अभी भी उसकी हाइट क्या है? 0 है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट काम है, अगर किसी भी एलिमेंट को हम हाइट ना दें, और नॉर्मली हम हाइट नहीं देते नॉर्मली, तो फिर वो हाइट कहां से उठाएगा? यानी उसके अंदर जो कंटेंट आएगा वो उस कंटेंट की हाइट को ही अडॉप्ट कर लेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसके अंदर लिख दूं H1 और इसमें लिख दूं टेस्ट, अब आपको ये डिव नजर आएगी। एंड व्हाई इट गॉट डिस्प्लेड, हालांकि मैंने इसकी हाइट नहीं दी, तो हाइट नहीं दी तो ये किसकी हाइट उठाएगा? अपने कंटेंट की हाइट उठाएगा। अब जरा देखें, इसकी विड्थ 100% है, क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक है, और इसकी हाइट कितनी है? जितनी इसके कंटेंट की हाइट है। समझ आ गई ये बात? अब अगर मैं कंटेंट नहीं देता इसको, यानी बीच में से H1 हटा देता हूं और फिर इसको रिफ्रेश करता हूं, इट गॉट वैनिश्ड। वजह, अब ये विड्थ वाइज फुल है लेकिन हाइट नहीं है। तो आप इसको चाहें तो हाइट दे सकते हैं, अभी दे रहा हूं लेकिन फ्यूचर में इसे हटा दूंगा। हाइट लेट्स सपोज 400 पिक्सल्स, दैट्स इट। ये बात क्लियर हो गई है? अब जरा मार्जिन के साथ खेलते हैं, बिकॉज मार्जिन और पैडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, तकरीबन आपको ये कभी नहीं जान छोड़ने वाली। तो मैं अब ना, ये जो बॉक्स है इसकी बाय डिफॉल्ट विड्थ मुझे पता है 100% होती है, मैं इसकी विड्थ को रिस्ट्रिक्ट करके कह देता हूँ जी लेट्स सी 800 पिक्सल्स। तो नॉर्मल फ्लो में इसे हम 1100 कर देते हैं। नॉर्मल फ्लो में एलिमेंट ऑब्वियसली टॉप लेफ्ट पे जाके स्टिक होता है। अब भाई मुझे बता सकते हैं ये टॉप पे और लेफ्ट पे स्पेसिंग क्यों आ रही है? किसको? डिव का प्रीसेट तो सिर्फ एक था और वो डिस्प्ले ब्लॉक था। ये देख रहे हैं, डिव का प्रीसेट तो सिर्फ एक है और तो कुछ है ही नहीं। व्यू पोर्ट का, अच्छा याद रखिएगा बॉडी को, ये अगर मैं बॉडी पे जाऊं ना तो ये आपको नजर आ रहा है सारी साइडों से कितने 8 पिक्सल बॉडी का। तो आप ये काम कर सकते हैं कि अगर आपको बॉडी का जो मार्जिन है ना वो बार बार तंग कर सकता है, या तो आप सिंपली क्या करें, बॉडी का टैग तो एक ही होता है ना। नहीं होनी चाहिए या नहीं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, दैट्स नॉट आवर जॉब, दैट्स नॉट आवर जॉब एट द मोमेंट, क्योंकि दिस इज व्हाट दे हैव गिवन टू द बॉडी। हमारा तो इसमें कंट्रोल नहीं है ना। हाँ हमारी सजेशन हो सकती है कि जी पैडिंग होनी चाहिए। अब इससे अंदर या बाहर वाली को अगर आप थोड़ा सा साइड में रख के एक और एस्पेक्ट से देखें कि बेसिकली व्यू पोर्ट के एजेस एक एलिमेंट कंसिडर करें और इसके अंदर जितने आने वाले अपीयर होने वाले एलिमेंट्स हैं उनको अलग एलिमेंट ट्रीट करें, तो फिर स्पेस इज बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, इट्स नॉट रादर इनसाइड इट। ठीक, तो वैसे मैं आपकी बात को गलत साबित नहीं कर रहा, लेकिन इट्स समथिंग विच इज डिफॉल्ट, जो ब्राउजर देता है तो वो मार्जिन देता है। अगर वो पैडिंग देता तो फिर शायद हम पैडिंग को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं बट दैट इज समथिंग विच इज डिफॉल्ट विच इज नॉट राइट एट दिस मोमेंट डिबेटेबल। बहरहाल ये बॉडी का मार्जिन है
और ये आप देख सकते हैं कि बॉडी में दो चीज़ें हैं, बॉडी का भी डिस्प्ले ब्लॉक है और मार्जिन भी 8 पिक्सल है। तो हम क्या करते हैं, हम बॉडी के मार्जिन को 0 कर देते हैं। 0 करने का मतलब क्या होता है कि हमारा स्टाइल ब्राउज़र के प्रीसेट्स को ओवरराइड कर देगा। अब मैंने जो खेलना है ना वो मार्जिन के साथ खेलना है। मैंने कहा जी यहाँ पे बॉक्स की जो विड्थ है वो 1100 है और जो हाइट है वो 400 पिक्सल है। मैं इसे देता हूँ जी मार्जिन, और इसे, अच्छा वैसे बाय द वे अगर आप सिर्फ मार्जिन देते हैं तो वो कितनी साइडों से उठाता है? चारों साइडों से। मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल्स, चारों साइडों से उठाएगा। अगर आप ये नहीं देना चाहते तो आप दो वैल्यूज दे सकते हैं, 20 पिक्सल 25 पिक्सल्स। अगर आप मार्जिन की प्रॉपर्टी में दो वैल्यूज देंगे तो पहली वैल्यू टॉप बॉटम कंसिडर होगी, यानी 20 पिक्सल टॉप और बॉटम के लिए और 25 पिक्सल लेफ्ट और राइट के लिए। तो whenever you give one value to the margin, it would be considered for all four sides. Whenever you give two values into the margin, it considers the first one as top bottom and the second one as left right. अगर आप चार वैल्यूज दे दें तो फिर ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, चार मार्जिन सेपरेटली। और यही काम अगर आप करना चाहते हैं अलग अलग तो फिर आप सिंपली ये भी कर सकते हैं, मार्जिन लेफ्ट 12 पिक्सल्स, सिर्फ लेफ्ट पे आएगा। तो अगर आप सिर्फ किसी एक साइड से देना चाहते हैं तो मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी है। अगर आप चारों साइडों से देना चाहते हैं तो बजाय चार डिफरेंट लाइनें लिखने के एक ही लाइन में चार वैल्यूज दे दें, वो खुद ही कंसिडर कर लेगा उसको शॉर्ट हैंड। अब ये जो मैं काम करना चाह रहा हूं, मैंने आपको बताया ना कि मैं मार्जिन की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के साथ खेलूंगा। मैंने ये बोल दिया मार्जिन लेफ्ट ऑटो। अच्छा जरा ये गौर से सुनिएगा, ये हुआ क्या। बाय डिफॉल्ट जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होंगे वो या तो अपने ऊपर वाले एलिमेंट से नीचे आएंगे या अपने ऊपर वाले एलिमेंट के साथ जुड़ के आएंगे फ्लो में, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट के फ्लो में होते हैं। ये एलिमेंट है, इसकी विड्थ 1100 पिक्सल है और इसकी हाइट 400 पिक्सल है। तो इसने डिफॉल्ट अपनी जगह, मतलब जहां इसको अवेलेबल जगह मिली इसने वहां जाके खुद को स्टिक कर लिया, और कोई एलिमेंट नहीं था तो इसने ब्राउजर के टॉप लेफ्ट पे खुद को जाके प्लेस कर लिया। अब ये जो रिमेनिंग स्पेस है ना, एम्प्टी स्पेस, मैंने इसको जाके बोला मार्जिन लेफ्ट ऑटो कर दो। अच्छा ये ऑटो का मतलब क्या है? ऑटो का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड से ऑटो ना, मैंने कहा जी ये जो रिमेनिंग स्पेस है, रिमेनिंग अवेलेबल स्पेस है, इसको उठाओ और लेफ्ट पे ले आओ। मार्जिन लेफ्ट को मैंने कहा ऑटो, तो ऑटो का मतलब ये है कि मुझे नहीं पता कि कितनी स्पेस रिमेनिंग है, मुझे नहीं पता कि कितनी, 10 पिक्सल है, 20 पिक्सल है, 100 पिक्सल है, 50% है, कितनी है। मैंने कहा जी मार्जिन लेफ्ट ऑटो। मार्जिन लेफ्ट ऑटो का मतलब ये है कि राइट साइड पे जितनी स्पेस है उसको उठा के क्या कंसिडर करो, लेफ्ट साइड पे मार्जिन कंसिडर कर लो। तो मैंने सिर्फ इतना काम किया तो उसने जितनी भी राइट साइड पे स्पेस जितनी भी थी, आई डोंट नीड टू स्पेसिफाई द यूनिट, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, उसने वो सारी स्पेस रिमेनिंग उठा के किधर शिफ्ट कर दी, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दी। ठीक, ऑटो समझ आ गया? अच्छा अब जरा मैं अगर लेट्स सपोज आपका एक सवाल होगा, मतलब सवाल अब होने चाहिए क्योंकि जाहिर है वो मैं अक्सर ये बच्चों को कहता होता हूँ, आप शरारती ज़हन ज़्यादा सीखते हैं। मुझे ये सेंटर में करना है, शार्प सेंटर में। मुझे ये रेड कलर की डिव जो है वो शार्प सेंटर में करनी है। तो सेंटर का मतलब ये कब सेंटर में आएगी, क्योंकि ये जो रिमेनिंग स्पेस है मुझे इसकी कैलकुलेशन तो नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता कि ये कितनी है। वजह क्यों नहीं पता कैलकुलेशन? क्योंकि देखिए मैंने इस रेड बॉक्स को विड्थ कितनी दी है, 1100 पिक्सल। तो क्या मुझे पता है कि एक व्यू पोर्ट की टोटल विड्थ पिक्सल में कितनी होती है? परसेंटेज में तो पता हो सकती है कि 100% दे दूं तो दैट सीम्स ओके, लेकिन मैंने इसको विड्थ दी है 1100 पिक्सल, मुझे नहीं पता कि बाकी कितनी बचती है। मेरी कैलकुलेशन सारी यहाँ क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। तो अगर मुझे ये रिमेनिंग अवेलेबल स्पेस सारी उठा के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करनी है तो मैं इसको दे दूंगा मार्जिन लेफ्ट ऑटो। ऑटो का मतलब जितनी है वो सारी इधर शिफ्ट कर दो। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो रेड कलर का बॉक्स है ना, ये शार्प सेंटर में आए। तो शार्प सेंटर में आने के लिए मैं क्या कहूंगा, मार्जिन लेफ्ट 50% में भी काम कर जाए। मैंने ट्राई नहीं किया,
लेकिन मैं एक काम और करूंगा, यस, वो ऑटो का ये होगा कि अब एटलीस्ट ये रिमेनिंग स्पेस को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, आधा स्पेस लेफ्ट साइड पे दे देगा, आधा स्पेस राइट साइड पे दे देगा। ठीक है, सो आप वाले भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैं क्या कहता हूं जी, मार्जिन पहली वैल्यू का क्या मतलब है, टॉप और राइट, सॉरी टॉप और बॉटम दोनों, मार्जिन टॉप बॉटम कितना, टॉप बॉटम दोनों 0 और लेफ्ट राइट दोनों क्या, अभी बताया ना कि मार्जिन में आप 2 वैल्यूज भी दे सकते हैं, मार्जिन में आप 1 वैल्यू भी दे सकते हैं, मार्जिन में आप 4 वैल्यूज भी दे सकते हैं। तो मैंने कहा जी मार्जिन 0, टॉप बॉटम 0 कर दो, लेफ्ट राइट क्या कर दो, ऑटो कर दो। ये समझ आ गई है? अब आपका पहला लेआउट अगर आप मुझसे पूछते ना OLX में, सर ये सेंटर में कैसे आई है, तो पता लग गया कैसे आई है सेंटर में। है सेंटर का टैग है, लेकिन हम नॉर्मली टैग से स्टाइलिंग या लेआउट को कंट्रोल नहीं करते। मार्जिन सेंटर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ठीक, जब फ्लेक्स पढ़ेंगे ना तो फिर जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर है, उसमें सेंटर पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी तक हमने फ्लेक्स पढ़ा नहीं है। लेकिन इवन फ्लेक्स भी पढ़ेंगे तो उसका यूज केस डिफरेंट है, ये प्रॉपर्टी फिर भी आपको काम आएगी। मार्जिन के साथ बेसिकली खेलना बड़ा एक अच्छा। तो ये जो अगर आप मुझसे पूछते ना जी कि ये सेंटर में कैसे आया, तो आप अंदाजा करें कि जितनी स्पेस राइट पे है उतनी स्पेस क्या है, और ये अंदाजा यहां भी करें कि ये जिस मर्जी स्क्रीन पे आप खोल लें ये सेंटर में ही रहेगा। ये छोटी स्क्रीन है, ये बड़ी स्क्रीन है, ये बड़ी स्क्रीन है, ये उससे बड़ी 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 है। तो हम अगर फिक्स यूनिट देंगे तो फिर ऑब्वियसली हमें साथ में ये ख्याल भी रखना होगा। तो शार्प सेंटर में कोई चीज करनी हो हॉरिजेंटली, तो आपको तरीका पता लग गया, मार्जिन टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट ऑटो। लेकिन ये सिर्फ काम करेगा किसके साथ, ब्लॉक लेवल के साथ, में भी वाक्यों के साथ काम ना करे। तो ये आपने ख्याल रखनी है, पहली जो चीजें पढ़नी है। अच्छा, अब अगर मैं जाहिर है कोई चीज राइट पे हो तो उसको लेफ्ट पे लाना हो तो मार्जिन लेफ्ट ऑटो, सॉरी लेफ्ट पे हो तो इसे राइट ले जाना हो तो मार्जिन लेफ्ट ऑटो, और राइट पे हो तो इसे लेफ्ट पे लेके आना हो तो मार्जिन राइट ऑटो, सेंटर में लेके जाना हो तो मार्जिन टॉप बॉटम 0, लेफ्ट बॉटम लेफ्ट राइट ऑटो। तो ये तीनों चीजें पता लग गई आपको, समझ आ गई बात आपको। अब ये जो चीज है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने पढ़ ली है। अगर आप यहां पे देखें इस पूरी वेबसाइट पे, मैं जरा अक्सर सूत्र लगाना पसंद करता हूं क्योंकि सूत्र लगा के मेजरमेंट बड़ी आसानी होती। आप अगर यहां देखें, ये देख रहे हैं आप, इस पूरी वेबसाइट में ऊपर से नीचे तक जितना भी कंटेंट है वो बाउंड है एक कंटेनर में, और वो कंटेनर बिल्कुल क्या है, सेंटर में है। आपको इन दोनों लाइनों से जो मैंने ड्रॉ की है, ना लेफ्ट कोई चीज नजर आएगी ना राइट पे कोई चीज नजर आएगी। एंड हाउ हैज इट बिकम पॉसिबल, यूजिंग द सेम स्ट्रेटजी दैट आई हैव जस्ट शेयर्ड। एक पेरेंट डिव बना लें और बाकी सारा कुछ उसके अंदर रखें, वो एटलीस्ट अपने बॉर्डर से बाहर नहीं निकलेगा। बाकी अंदर वाला डिजाइन तो हम बनाते ही बनाते हैं अभी, लेकिन ये पता लग गया आपको कि ये लॉजिकल बाउंड्री हमने बना दी, और उस लॉजिकल बाउंड्री को बना के सेंट्रलाइज कर दिया पहले ही, कुछ और काम करने से पहले ही। अब आप ये सिर्फ यहां पे मैंने दिखाई है ना आपको, आप नीचे देखें, नीचे तक देखें, ऑल द वे फ्रॉम बॉटम टू टॉप और फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये बिल्कुल उस अलाइनमेंट से आउट नहीं हो रहा। फ्लेक्स, फ्लेक्स का ताल्लुक इससे है ही नहीं, फ्लेक्स हम इसके अंदर यूज करेंगे। नॉट रिकमेंडेड। नॉर्मली पता है क्या होता है, हमने सिर्फ चीज बनानी नहीं होती, हमने कम तरीन टैग्स को यूज करके मैक्सिमम इफेक्ट अचीव करना होता है। इफ यू कैन मेक इट विद अ सिंगल डिव, व्हाई आर यू मेकिंग 3 डिव्स। लेकिन ना हमने दीवार बनानी है और कोशिश करनी है जी कम से कम खर्चा हो और परफेक्ट से परफेक्ट चीज़ बने। नॉर्मली हमारी एज अ डेवलपर, एज अ प्रोफेशनल डेवलपर, एक बड़ी जहन में तरजीहात में शामिल होना चाहिए कि हमने डिव्स को कम से कम यूज़ करना है, यानी टैग्स को कम से कम यूज़ करना है। तो हम यही काम एक टैग से कर पा रहे हैं,
वाई टू यूज़ 3 टैग्स? वो आपकी बात में समझ गए होंगे, दरमियान वाले को ज़्यादा स्पेस दे दें, साइडों वाले को दोनों कम, लेकिन वो साइडों वाले किसी काम की नहीं है, तो बनाने की क्या ज़रूरत है? ये रिकमेंडेड है, परफेक्ट। और ये जो मैं आपको पहले दिन से वो प्रैक्टिसेस लेके चलूंगा जो बूटस्ट्रैप फॉलो कर रहा है, और बूटस्ट्रैप एक स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री में, ठीक है? तो वो कंटेनर यूज़ करता है। वो इसको क्या कहता है बेसिकली, ये जो रेड कलर का हमने बनाया ना, इसको कहता है कंटेनर। कंटेनर का मतलब है दिस वुड कंटेन एवरीथिंग एल्स इनसाइड इटसेल्फ। ठीक होगी बात? तो डिव बनाना, लेआउट बनाना और उसको सेंट्रलाइज करना, दैट इज ऑफ नाउ नॉट अ बिग डील। अब जरा मैं एक और बात करता हूं। अब मैं इसे बॉक्स की जगह इसको कह देता हूं क्लास कंटेनर, ताकि मैं इसको बार बार यूज कर सकूं। ठीक, कंटेनर की विड्थ आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहता है यार बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस है साइडों पे, अब 1200 कर दें। फिर भी कहता है जी बहुत ज्यादा स्पेसेस है, आप 1400 कर दें। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और जब हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन करेंगे तो फिर ये फिक्स नहीं रहेगा 1200-1400। ये छोटी स्क्रीन पे और छोटा हो जाएगा कंटेनर, बड़ी स्क्रीन पे बड़ा हो जाएगा, मोबाइल पे बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम इस कंटेनर की विड्थ को भी डायनामिकली क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जब हम विल बी टॉकिंग अबाउट क्रॉस स्क्रीन्स। तो अभी तो हम एक ही स्क्रीन पे बात कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया। एक डिव से मैंने आपको मार्जिन की ट्विक्स बताई हैं, ट्रिक्स बताई हैं। अब हमने करना है ज़रा सा कोई डिफरेंट सा काम, और वो डिफरेंट सा काम हमने प्रोबेबली, चलिए हमने ये खोल ही लिया तो ये कर लेते हैं। ये जो आपका सवाल था ना फ्लेक्स वाला, वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे इनसाइड दैट कंटेनर। हमें अब ये 3 डिव्स चाहिए, ठीक है जी। ये वैसे मैंने OLX खोली तो इसी को बना लें, कोई इशू तो नहीं है ना। तो हमने बेसिकली अब करना ये है कि ये 3 डिव्स बनानी है। वो अलग बन गया ना कंटेनर बाहर के लिए, हाँ ये अलग बनेगा। चलिए हम इसको शामिल कर लेते हैं जी। चलिए एक बिगर पिक्चर में देख लेते हैं, बल्कि बिगर पिक्चर को छोड़ें, पहले हम जरा सादा सा काम कर लें, फिर इस पे आएंगे। अब मैं नॉर्मली इसको कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, कंटेनर हमें चाहिए होगा वापस, ठीक है? और नीचे आते हैं और फिर एक बॉक्स बनाते हैं। और इस बॉक्स को मैं फिर देता हूं जी, अच्छा मैं इसको देता हूं width is going to be 500 pixels, height is going to be like 500 pixels, let's suppose स्क्वायर बना लेते हैं, और बैकग्राउंड कलर is going to be green। तो ये मुझे शो होना चाहिए, ठीक? ऊपर वाला मैंने कमेंट कर दिए। कमेंट का पता है ना क्या होता है, मतलब वो नॉन एग्जीक्यूटेबल है, वो इफेक्ट नहीं होगा। ये मेरा ग्रीन बॉक्स एक आ गया यहाँ पे। अब मुझे, और ये आपको पता है, बल्कि आपको पता है तो मुझे आप ही बताएंगे कि अगर मैं ये एक के बजाय 2 बॉक्स बना लूं, तो क्या हुआ? ये दोनों ऊपर नीचे क्यों आए? क्योंकि ये दोनों क्या है, ब्लॉक लेवल है, एक दूसरे को आमने सामने नहीं आने देंगे, ठीक है? अभी ये जुड़े हुए इसलिए कि बीच में मार्जिन नहीं है, आपको फील हो रहा है कि शायद ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं, हालांकि ये जुड़े हुए नहीं है। मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन लेट्स सी 6 पिक्सल्स और व्हाटसएवर। तो ये दोनों बॉक्सेस अलग अलग हैं, ये अलग बॉक्स है, ये अलग बॉक्स, ये दो। अगर मैं 3 कर दूं बॉक्सेस HTML में जाके, अब क्लास का भी आपको अंदाजा हो रहा है ना कि मैं क्लासेस चेंज नहीं कर रहा, एक ही स्टाइल तीनों बॉक्सेस पे यूज हो रहा है। तो मेरे पास 1, 2 और 3 बॉक्स, मैं इनको नंबरिंग भी दे देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिखता हूँ 2, यहाँ पे लिखता हूँ 3। वैसे तो टेक्स्ट मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसको किसी न किसी टैग में लिखना चाहिए। दैट इज 3, दैट इज 2 और दैट इज 1। तो ये मेरे पास 1, 2, 3 बॉक्सेस हैं। अब सवाल ये है कि आपने एक चीज नोट की है, कुछ नोट किया आपने? H1 के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ? मार्जिन और बढ़ गया, क्योंकि टॉप बॉटम मार्जिन हेडिंग के साथ प्रीसेट के तौर पे आता है।
तो ये हेडिंग का मार्जिन और जो हमने मार्जिन दिया था ये दोनों क्या कर गए, कोलैप्स कर गए। मार्जिन कोलैप्सिंग नहीं बताई ना अभी, तो चलिए उसको छोड़ दें। लेकिन इतना हुआ है कि हेडिंग के प्रीफिक्स की वजह से टॉप बॉटम मार्जिन क्या हो गया, बढ़ गया। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, जस्ट एहतियातन कि मुझे H1 का मार्जिन डिव के साथ ही होना चाहिए। डिव के साथ हुआ, बेसिकली डिव के साथ नहीं है ना, मार्जिन बेसिकली अप्लाई होता है आउटसाइड। तो नहीं, H1 एक अलग एलिमेंट है और डिव एक अलग एलिमेंट है। बिल्कुल, ये वही चीज़ है ना जिसमें आपको मार्जिन कोलैप्सिंग कहा था, टॉप और बॉटम कोलैप्स करते हैं। अभी कोलैप्सिंग पढ़ाई नहीं है इसलिए थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करें। टॉप और बॉटम मार्जिन कोलैप्स करते हैं। वो तो मुझे पता है कि कोलैप्स था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो H1 का जो मार्जिन है वो डिव के साथ है ना, और डिव का मार्जिन तो बॉडी के साथ है। मैं समझ गया आपकी बात। आप ये चाह रहे हैं कि ये जो स्पेस है, वन और ग्रीन ग्रीन जो हाँ, बॉर्डर है उसके दरमियान इसके दरमियान स्पेस होनी चाहिए। नहीं हो रहा ना, मार्जिन कोलैप्सिंग की वजह से यही बात कर रहा हूँ। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो 2 है इसका जो टॉप मार्जिन है ये 2 और ग्रीन बॉर्डर के इनसाइड होना चाहिए। यही है ना, ये मार्जिन कोलैप्सिंग है, यही दिस इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग एक्चुअली, बट अभी नहीं हुआ। इसका मार्जिन ज्यादा था, हेडिंग का प्रीसेट मार्जिन ज़्यादा था और वो होता है नॉर्मली 20 पिक्सल और हमने दिया हुआ था 6 पिक्सल, तो इसने 6 पिक्सल को कट ऑफ करके ज़्यादा वाला लिया है। ठीक है, कोलैप्सिंग नहीं, ये ओवरराइट नहीं हुआ ना, ओवरराइटिंग अलग चीज़ है, कोलैप्सिंग अलग चीज़ है। उसने मिलाकर जो बड़े वाला है वो वाला ले लिया। ओवरराइटिंग अलग चीज़ है। कोलैप्स का समझ नहीं आया दोबारा। नहीं, कोलैप्स मैंने समझाया नहीं, आप कैसे समझेंगे। कोलैप्स का मतलब ये है कि अभी उसने ओवरराइट नहीं किया, वो मौजूद है उधर। अगर हम उसको उस वाली वैल्यू को कम करेंगे तो वो दूसरी वैल्यू उठा लेगा, ज्यादा यस, करेंगे तो हमारी अगर हम लेट्स सपोज जो ज्यादा वाला वो उठा लेगा, जो ज़्यादा वाला वो उठा, लेकिन सिर्फ टॉप और बॉटम। लेकिन नहीं उस चीज़ में ना जाए ना प्लीज़, होल्ड ऑन। जब तक मार्जिन कोलैप्सिंग, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये अगर कोई इस तरह की इशू हो तो इसके पीछे काज क्या है, वो एक पूरा टॉपिक है। क्योंकि फिर एक और चीज़ भी आ जाती है इसमें, वो बॉर्डर बॉक्स या बॉक्स साइजिंग वगैरह भी आ जाती है। वो बॉक्स साइजिंग को भी हमने मैनेज करना। बॉक्स साइजिंग बेसिकली इज नथिंग, आपको नॉर्मल कोई भी एलिमेंट है ना वो अपनी विड्थ उठाता है या हाइट उठाता है, एलिमेंट इटसेल्फ प्लस इट्स बॉर्डर प्लस इट्स पैडिंग प्लस इट्स मार्जिन, ये सारी चीज़ें हाइट में शामिल होती हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि किसी भी एलिमेंट की हाइट और विड्थ में उसका बॉर्डर, उसकी पैडिंग और उसके बॉर्डर शामिल ना करें तो फिर हम उसे बॉक्स साइजिंग के जरिए कंट्रोल करते हैं। इफ़ वी वांट टू एक्सक्लूड मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर फ्रॉम द ओरिजिनल विड्थ एंड हाइट ऑफ द एलिमेंट, तो वो कंट्रोल होता है बॉक्स साइजिंग। लेकिन वो वक्त आने में सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी मैं जिस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ ना, मैं चलें ये H1 हटा देता हूँ, या एटलीस्ट H1 नहीं हटाता तो H1 का मार्जिन 0 कर देता हूँ। मैं कहता हूँ बॉक्स के अंदर जाओ, जहाँ जहाँ H1 है उसको कर दो क्या, मार्जिन 0, सॉरी, यस यस। अच्छा ये भी नहीं बताया मैंने आपको, सॉरी। इसका मतलब ये है कि CSS में पेरेंट चाइल्ड बिहेवियर है। जब भी CSS में आप दो चीज़ों के दरमियान, दो नामों के दरमियान स्पेस दें तो पहला नाम पेरेंट कंसिडर होगा, दूसरा नाम चाइल्ड कंसिडर होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये देखें रिलेशनशिप देखें इधर कि बॉक्स के अंदर H1 है तो बॉक्स पेरेंट हुआ, H1 क्या हुआ, चाइल्ड हुआ। HTML में तो ये स्ट्रेट अवे दिख रहा है ना कि बॉक्स के अंदर। CSS में यही पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप स्पेस से शो होता है। अब मैंने लिखा बॉक्स डॉट क्योंकि बॉक्स क्लास का नाम है, लेकिन H1 के साथ डॉट नहीं लिखा क्योंकि H1 टैग का नाम है और टैग के नाम के साथ हम कोई सिलेक्टर नहीं लगाते। तो मैंने कहा जी बॉक्स के अंदर H1, यानी पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में जाके देखो कहां कहां बॉक्स है, और बॉक्स जिस बॉक्स के अंदर H1 है इमीडिएट चाइल्ड होना बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं काम करेगा, बिल्कुल भी नहीं काम करेगा। फिर आप दिस दरमियान में वो अब्बा जी और दरमियान में फिर पोता जी, फिर यानी ग्रैंड चाइल्ड रिलेशनशिप हो जाएगा ना। ये क्लियर हो गई है। तो अब इसने वो सारा मार्जिन खत्म कर दिया और हमारा जो एक्स्ट्रा हेडेक था वो खत्म हो गया। बेसिकली काम हमारा ये नहीं था। अब बेसिकली ये जो 3 डिव्स है हमारी, ये ऊपर नीचे क्यों आ रही हैं, दैट इज बिकॉज डिव जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लॉक होता है। एंड दैट इज द प्लेस वेयर अनदर प्रॉपर्टी कम्स इनटू प्ले, कि अगर हमें इनको आमने सामने लाना है तो हम क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हम, आपके जहन में होगा कि हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर लें, लेकिन वो पढ़ाते वक्त बताया था कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक नॉर्मली टेक्सचुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, नॉट नेसेसरीली बट नॉर्मली। या तो वो फॉर्म एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, फॉर्म एलिमेंट्स का मतलब जो इनपुट बॉक्स टेक्स्ट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट बटन है, इनपुट टाइप रेडियो बटन है,
या तो उनके लिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक से कंट्रोल करते हैं। लेआउट एलिमेंट्स के लिए आप कोशिश करें कि इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक इस्तेमाल, लेआउट एलिमेंट्स के लिए, आई रिपीट, ब्लॉक तो लेआउट एलिमेंट्स यूज करें, लेआउट एलिमेंट्स के लिए इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन यूज नहीं करेंगे जब तक आपकी कोई मजबूरी ना हो। तो फिर हम फिर स्टक हो गए, फिर क्या यूज करें? तो ये स्टक करने के लिए ही तो यहाँ तक लाया हूँ ताकि नई प्रॉपर्टी पढ़ें। हम यूज करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, यानी डिस्प्ले की नई प्रॉपर्टी, जो आज का पहला टॉपिक है हमारा। सो लेट मी गेट बैक। the problem is, the use case is, we want to actually bring all these divs in front of each other instead of actually let them being on top of each other. तो इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपने याद रखना है कि जितने एलिमेंट्स को, ये जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को आप आमने सामने अरेंज करना चाहते हैं, दे ऑल मस्ट बी रैप्ड इन साइड अ पेरेंट, यानी उन तमाम का एक पेरेंट होना चाहिए। तो मैं कितनी डिव्स को आमने सामने लाना चाहता हूँ? 1, 2 और 3। तो इसका मतलब है कि ऐसा करने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी के लिए एक कंडीशन है, प्री कंडीशन, इसके बगैर डिस्प्ले फ्लेक्स काम ही नहीं करेगा, कि जितने भी चिल्ड्रन हैं जिनको आप आमने सामने लाना चाहते हैं उनका एक पेरेंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली लिख देता हूँ जी बॉक्स रैपर। नाम मैंने अपनी मर्जी से डिड्यूस किया, आप अपनी मर्जी को कोई भी नाम दे सकते हैं। अब बाकी तीनों डिव्स इसके अंदर मैंने कॉपी कर दी। देखें, बॉक्स रैपर, रैपर नाम इसलिए दिया कि इट रैप्स ऑल द बॉक्सेस। देन इनसाइड इट आई डू हैव वन बॉक्स, आई डू हैव सेकंड बॉक्स एंड आई डू हैव द थर्ड बॉक्स। अब भी असर कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट इन तीनों को मैंने एक पेरेंट में रैप कर लिया। अब डिस्प्ले फ्लेक्स ये कहता है कि आप पेरेंट को पकड़ें। मैं बार बार पेरेंट को बहुत दबा के इसलिए बोल रहा हूँ कि ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन के लिए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का होना जरूरी है, इसके बगैर फ्लेक्स काम नहीं करेगा। तो मैंने यहां पे अब बोला सिंपली, अच्छा मैं यहां पे लिख सकता हूं बॉक्स रैपर, लेकिन कोशिश करें कि CSS के स्केड का मतलब ही है कि आप उसे उसी सीक्वेंस में लिखें जिस सीक्वेंस में वो HTML में आ रहा है। पेरेंट शुड कम फर्स्ट। बच्चा तो पहले नहीं आ सकता ना, पहले पेरेंट आता है फिर बच्चा आता है ठीक है, तो मैं इसलिए इसको यहां पे लिख रहा हूं। अब आपने पेरेंट को सिर्फ एक प्रॉपर्टी दे देनी है, डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा, ये फ्लेक्स नाम बड़ा छोटा सा है, काम इसका बहुत बड़ा है। फ्लेक्स का मतलब फ्लेक्सिबल। अभी इतना फ्लेक्सिबल हो चुका है कि आगे आप देखेंगे तो आपको एंजॉय करेंगे कि लेआउट कितना आसान हो गया फ्लेक्स के साथ। तो आई रिपीट, अब इनकी नॉर्मल डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी थी डिस्प्ले ब्लॉक की, पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स देने की वजह से वो सारे के सारे चाइल्ड क्या हो गए हैं? फ्लेक्सिबल हो गए हैं। क्या हो गए हैं? फ्लेक्सिबल हो गए हैं। अब अगर मैं नहीं, ये LCD की वजह से शेडो ना, ये LCD की वजह से, दैट्स अपॉलॉजी फ्रॉम मी, मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रही नहीं नहीं नहीं, H1 का नहीं आ रहा, वो उसकी वजह से मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा बाय द वे। अब अगर आप देखें तो डिव बजाते खुद जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये ब्लॉक है, लेकिन इनका जो पेरेंट है ना, पेरेंट भी क्या था? ब्लॉक था। तो ब्लॉक क्या हो चुका है? स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब ओवरराइड। अच्छा, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि सम टाइम ना जो यूजर एजेंट स्टाइल शीट है वो स्ट्राइक थ्रू नहीं होते और सम टाइम हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द बिहेवियर, लेकिन एक्चुअली वो इफेक्ट में आ रहे होते हैं। अब आई डोंट नो ये ब्राउजर के इंस्पेक्टर टूल का इशू है या क्या इशू है, इफेक्ट आ रहा होता है। बहरहाल ये कंफर्म है कि जब आप कोई स्टाइल देंगे सेम डिव को दूसरा, तो आप वाला स्टाइल प्रेफर करेगा, वो ओवरराइड करेगा पुराने वाले को। अब ये स्ट्राइक थ्रू हो ना हो, सम टाइम यू मे इग्नोर इट। तो नॉर्मली डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया पेरेंट, चाइल्ड डिस्प्ले ब्लॉक ही है, लेकिन पेरेंट की वजह से तमाम के तमाम चाइल्ड अब कहलाएंगे फ्लेक्स के आइटम्स। ठीक, पेरेंट फ्लेक्स है तो उसके जितने भी चाइल्ड होंगे वो क्या होंगे? फ्लेक्स आइटम्स। अब ये फ्लेक्स क्या करता है जरा देखिएगा गौर से। अगर मैं यहां 3 के बजाय, अच्छा अभी फ्लेक्स ने क्या किया है, मैं अगर विड्थ हटा दूं, अभी मैंने विड्थ दी हुई है ना 400 पिक्सल्स, तो अब मैं विड्थ हटा देता हूं, तो फ्लेक्स करता क्या है? जितना उसके कंटेंट है उतनी उसकी विड्थ फ्लेक्स ने ऑक्यूपाई हुई है। अभी हाइट मैंने अभी भी फिक्स दी हुई है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि फ्लेक्स के जितने भी चाइल्ड हैं,
अभी मैं फ्लेक्स पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इक्वल विड्थ ले लें, फ्लेक्स के जितने भी चाइल्ड हैं वो इक्वल विड्थ ले लें, जस्ट द वे आई एम सीइंग दिस, कि मैंने कहा जी ये इसका रैपर है मिसाल के तौर पे और इसके 3 चाइल्ड हैं, तो ये तीनों चाइल्ड विड्थ को क्या कर लें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो मैंने पिक्सल में विड्थ दी हुई थी, ख़त्म कर दी, क्योंकि पिक्सल में तो हम नॉर्मली फिक्स यूनिट में साइजेस कम ही देते हैं। तो मैं इसको कह रहा हूँ जी विड्थ 33.33%। क्यों? मुझे ये नहीं पता कि ब्राउजर व्यू पोर्ट की टोटल विड्थ कितनी है पिक्सल में, लेकिन ये तो पता है कि 100% है। परसेंट तो डायनामिक यूनिट है। तो मैंने कहा जी मेरे पास 3 डिव्स हैं, तो हर डिव कितनी ले, 100 को डिवाइड करें 3 पे तो कितना बनता है, 33.3333 समथिंग अप्रॉक्सीमेट। और अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको करूँ तो ये तीनों की तीनों डिव्स ने अप्रॉक्सीमेटली 99.999% साइज ले लिया, ठीक। और ये तीनों लुक आई मीन एग्जैक्टली गुड। लेकिन अगर मैं ये डिव्स 3 से बढ़ा के 4 कर दूं, वो 33% वाला फार्मूला तो मेरा गलत हो गया ना, ठीक है ना। दैट इज बिकॉज ऑफ बीइंग फ्लेक्स। फ्लेक्स का मतलब फ्लेक्सिबल, इट अडॉप्ट्स द फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा ये 3 के बजाय अगर मैं 4 के बजाय अगर 5 भी कर लूं, ये जो फ्लेक्स है ना बेसिकली इंटरनली ये पूरा एल्गोरिथम फॉलो करता है, ये पूरी कैलकुलेशंस करता है, और कैलकुलेशन नॉर्मली परसेंटेजेस में ही करता है। लेकिन हमारी विड्थ तो अब गई ना फेलियर। तो अगर हम इस विड्थ को खत्म कर दें, तो फिर जितना उसका कंटेंट है उतना लेगा। हम विड्थ भी देना चाह रहे हैं, लेकिन हम विड्थ से नहीं देना चाह रहे, क्योंकि वो तो गलत हो रही है ना। हमने कहा जी विड्थ दे दो 33%। अब जब हमने 33% दी तो 3 होते तो 33 दैट बिकम्स 100%। लेकिन हमने 4 दिए, वो उसको भी साथ एडजस्ट कर रहा है। हमने 5 दिए, वो उसको भी एडजस्ट कर रहा है। हम 6 देंगे, वो उसको भी एडजस्ट करेगा। दैट्स वाई हम फ्लेक्स के आइटम्स को, फ्लेक्स के जो चिल्ड्रन है वो क्या कहलाते हैं फ्लेक्स के, उनको विड्थ नॉर्मली नहीं देते। फिर क्या देते हैं, फिर हम उनको देते हैं एक और प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं जी फ्लेक्स। और फ्लेक्स मैंने दिया 1। नाउ ये फ्लेक्स क्या करता है, ये देखें प्रॉपर्टी डिस्प्ले की है, वैल्यू फ्लेक्स है। ये प्रॉपर्टी फ्लेक्स है और वैल्यू कोई नंबर है। अब ये क्या करेगा, ये एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो कि विड्थ 33% कर रही थी, लेकिन अब ये 33% नहीं कर रहा। ये क्या कह रहा है कि आप जाके देखो कि फ्लेक्स के चाइल्ड कितने हैं, यानी फ्लेक्स आइटम्स कितने हैं, जितने भी हैं उन सब को एक एक पोर्शन ऑफ विड्थ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक एक फ्रैक्शन ऑफ विड्थ। मिसाल के तौर पे 5 एलिमेंट्स हैं, सारों को बराबर विड्थ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 5 एलिमेंट्स हैं तो उसने फ्लेक्स 1 का मतलब क्या है, पहले को भी 1 फ्रैक्शन, दूसरे को भी 1 फ्रैक्शन, तीसरे को भी 1। मिसाल के तौर पे घर में अगर 5 बच्चे हैं, दर्जन केले हैं, तो आपने दर्जन केले 5 पे डिवाइड करने हैं, तो दैट्स बिकम अ चैलेंज ना, कि दर्जन तो 5 पे डिवाइड नहीं हो सकते, दर्जन 12 होते हैं, बच्चे 5 हैं। अगर तो 6 होते तो इक्वली डिवाइड। तो फिर क्या करना है, आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगी, क्योंकि डिवाइड आपने इक्वली करने, किसी की ज्यादती ना हो। फ्लेक्स ये काम कर रहा है। अगर 12 होते, बच्चे 6 होते और केले 12 होते, तो फिर नॉर्मली हर एक को क्या आ जाना था, 2 फ्रैक्शन एक को, यानी 2 हिस्से एक को, 2 हिस्से दूसरे को, 2 हिस्से तीसरे को, 2 हिस्से चौथे को, 2 पांचवें को, 2 छठे को। तो अगर ये बराबर इक्वली डिविजिबल नहीं है तो फिर ऑब्वियसली कोई कैलकुलेशन होती थी। ये कैलकुलेशन हमारी जगह कौन कर रहा है, फ्लेक्स खुद कर रहा है। तो अगर ये चिल्ड्रन 5 हैं तो फ्लेक्स 1 का मतलब क्या है, टोटल विड्थ को 5 फ्रैक्शंस में डिवाइड करो, यानी टोटल केलों को 5 हिस्सों में डिवाइड करो। दैट्स व्हाट एक्चुअली फ्लेक्स इज डूइंग फॉर अस। यस, अब अगर मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि अगर हम फ्लेक्स को 2 करेंगे तो क्या होगा, दैट्स अनदर क्वेश्चन। अभी के लिए 2 करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, एग्जैक्ट सेम काम होगा। वजह यह है कि सबको 2-2 फ्रैक्शंस दे दो। 3 करेंगे फिर भी सबको क्या 3-3 फ्रैक्शन दे दे। फर्क तब पड़ेगा जब आप कहें जी कि एक बेटी और एक बेटा है। तो नॉर्मली शरीयत में भी है कि बेटी को ज्यादा प्रेफर करो, तो आप कहेंगे जी कि बेटी को डबल दो या बेटे को सिंगल दो, या बेटे को डबल दो बेटी को सिंगल दो। तो फर्क तब पड़ेगा जब आप फ्लेक्स के 2 डिफरेंट चिल्ड्रन को डिफरेंटली बिहेव करेंगे, वो हम आगे चल के भी करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अभी इस केस में आपको कह रहे हैं जो 3rd नंबर डिव है ना, उसको ज्यादा बड़ा कर दो, बाकियों को उसकी निस्बत क्या कर दो, छोटा कर दो। तो जब 3rd नंबर वाला बड़ा होगा
तो ये आधा आधा हिस्सा बाकियों की तरफ से इसकी तरफ आ जाएगा ना, दैट्स व्हाट इट इज गोइंग टू डू। बट फॉर नाउ फ्लेक्स 1 करें, फ्लेक्स 2 करें, फ्लेक्स 3 करें, फ्लेक्स 4 करें, डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि सब इक्वल है। मैंने फ्लेक्स 1 दिया तो इसका मतलब सबको फ्लेक्स 1 दे दो, क्योंकि सेम क्लास में जा रही है ना। फ्लेक्स 2 दूंगा तो इसका मतलब सबको क्या दे दो, फ्लेक्स 2 दे दो। फ्लेक्स 10 भी दे दूंगा, कहेगा सबको फ्लेक्स क्या दे दो, 10 दे दो। अभी तक का कोई मसला नहीं है ना। यानी हमने दो चीजों में से एक हल कर लिया कि हम फ्लेक्स के आइटम्स को नॉर्मली विड्थ नहीं देते, हम क्या देते हैं, फ्लेक्स देते हैं टू कंट्रोल इट्स विड्थ। इंटरनली फ्लेक्स विड्थ ही कैलकुलेट कर रहा होता है, लेकिन वो उसका हेडेक है, हमारा हेडेक खत्म हो गया। अब अगली बात देखिएगा जो आप बात कर रहे हैं, मैंने इसको दिया जी फ्लेक्स। इसका मतलब है कि आप अवेलेबल स्पेस को जितने चिल्ड्रन हैं फ्लेक्स के उस पे डिवाइड करो और हर को एक एक फ्रैक्शन ऑफ विड्थ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इमीडिएट चाइल्ड पे ये मस्ट है, ये पहले बताया था कि अगर आप फ्लेक्स का इमीडिएट चाइल्ड नहीं होगा तो वो फ्लेक्स कंसिडर ही नहीं होगा कुछ भी। अच्छा, अब एक और बात, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये वैसे आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी एलिमेंट को 2 या 2 से ज़्यादा क्लासेस दे सकते हैं। यानी मैं मिसाल देता हूँ जी कि ये जो बॉक्स नंबर 3 है इसको मैं दे देता हूँ जी एसपी। एसपी का मतलब स्पेशल, मतलब बेसिक नहीं, आईडी भी दे, आईडी 2 नहीं दे सकते, आईडी एक ही दे सकते हैं, क्योंकि आईडी का नाम ही आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी यूनिक है। इसलिए हम स्टाइलिंग में आईडी यूज़ नहीं करते। आईडी कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब हम आईडीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो हम ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, क्लासेस को। तो मैंने ये जो तीसरी डिव है ना, इसको 2 क्लासेस दे दी। एसपी डजंट मीन एनीथिंग स्पेशल। स्पेशल का मतलब मैं इसके साथ कोई स्पेशल काम करने लगूं, दैट्स व्हाई मैंने इसको क्लास दे दी एसपी। अब मैं ये स्पेस का मतलब ये है कि डिव को बॉक्स वाली क्लास के स्टाइल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ में एसपी वाले स्टाइल भी एडिशनली मिलेंगे इसको। ठीक, तो अब मैं यहां जाता हूं और मैंने यहां पे इसको बोला जी एसपी और मैंने बोला फ्लेक्स 2। सर आप गेस करें, आप ही ने सवाल पूछा था, क्या होगा। देखिए जो एसपी है ना वो बॉक्स भी है, तो ऊपर इसको मिला हुआ फ्लेक्स 1, नीचे आके मैंने इसको कहा क्या दें, फ्लेक्स 2। व्हाट शुड इट टेक, 2 और 1? बाद वाला ऑब्वियसली पहले। तो अब मैंने कहा कि सिर्फ तीसरे वाले बॉक्स को 2 दे दो। अब क्या कर रहा है, अब जो बॉक्स नंबर 3 है ना, दैट इज टेकिंग विड्थ ट्वाइस देन दैट ऑफ द रेस्ट 1। और ये कैलकुलेशन किसकी है, हमें अगर करनी पड़ती तो बड़ा तरद्दुद था, ये कौन कर रहा है, फ्लेक्स खुद कर रहा है। अब आपको फर्क पड़ा कि अब अगर 2 या 3 देंगे तो फर्क पड़ेगा, मैं 3 देता हूं। नाउ व्हाट इट इज सेइंग, बॉक्स नंबर 3 को थ्राइस देन दैट ऑफ द रेस्ट 1। अगर आप इसको 4 दे दें, इसका मतलब है कि बॉक्स नंबर 3 को 4th टाइम width than that of the other one. So what it is doing, it is taking the parts from the other children और अपने आप को ये क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। अगर आप ये समझ गए हैं तो समझे बड़े काम की चीज समझ गए, ये समझ आ गई आपको। तो इसका मतलब ये हुआ, अब एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करूं यहाँ पे रंग में भंग डालूं ना, अभी तक बड़ी स्मूथ जा रही है चीजें तो अब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये हम लेआउट ना बहुत ज़्यादा लेआउट के लिए रिलाई करेंगे फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर। अच्छा, प्रॉब्लम क्रिएट करने से पहले ना ये लगे हुए फ्लो में ना 1-2 अच्छी और प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अभी ये करना है कि ये जो इनके बीच में नंबर लिखे हुए ना, मैं चाहता हूँ कि ये नंबर सेंटर में हो जाए। हमने डिव को सेंटर करने का या किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को सेंटर करने का एक तरीका पढ़ लिया कि मार्जिन टॉप बॉटम 0 लेफ्ट राइट ऑटो कर दें, और अगर सारी स्पेस शुरू में लानी है, किसी एलिमेंट को एंड पे लेके जाना है तो मार्जिन लेफ्ट ऑटो कर दें, और अगर ऑलरेडी एंड पे उसको स्टार्ट में लाना है तो मार्जिन राइट ऑटो कर दें। ठीक। दूसरा, किसी भी फ्लेक्स के आइटम्स को, आई रिपीट, किसी भी फ्लेक्स के आइटम्स को वर्टिकली, और अच्छा जो मैंने अभी सेंटर करने की टेक्निक बताई है ना वो सिर्फ हॉरिजेंटली थी, वर्टिकली सेंटर उससे नहीं होगा। ठीक। हम मार्जिन टॉप और बॉटम को ऑटो करके देखेंगे, उससे होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी तक वो नहीं हमने स्टडी किया। लेकिन फ्लेक्स के जितने भी इमीडिएट चिल्ड्रन हैं उनको हमने अगर अलाइन करना है वर्टिकली और हॉरिजेंटली, तो उसके लिए 2 प्रॉपर्टीज हैं। पहली बात तो ये कि मैं अलाइन किसको करना चाहता हूँ, H1 को, और इस H1 को मैं यहां लाना चाहता हूँ। ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है ना,
ऑब्वियसली इसी तरह इसको इसके सेंटर में, इसको इसके सेंटर में, इसको इसके सेंटर में, उसको इसके सेंटर में। तो मुझे बताएं कि H1 का इमीडिएट पेरेंट कौन है? H1 का इमीडिएट पेरेंट कौन है? बॉक्स है। तो अगर मैं H1 को वर्टिकली और हॉरिजेंटली अलाइन करना चाहता हूं तो मुझे बॉक्स को भी क्या देना पड़ेगा? डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा, जो पहला डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है ना ऊपर बॉक्स रैपर को, वो किस लिए दिया है? लेआउट की, बॉक्सेस की अरेंजमेंट के लिए। अब जो देने लगा हूं वो अलाइनमेंट के लिए। हालांकि उसको भी अलाइनमेंट दे सकता हूं, लेकिन मैं उसको किधर लेके जाऊंगा अलाइनमेंट? उसकी विड्थ हाइट इतनी है। तो मैं इसलिए H1 पे जो बॉक्स है, मैं कहता हूं जितने बॉक्सेस हैं वो सब के सब क्या हो जाएं? डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएं। जब किसी भी एलिमेंट को आप फ्लेक्स की प्रॉपर्टी देते हैं तो उस पे बहुत सारी एडिशनल प्रॉपर्टीज भी इनेबल हो जाती हैं जो नॉर्मली नहीं दे सकते आप। उनमें से दो अभी हम पढ़ेंगे। आई रिपीट, जिस एलिमेंट को आप डिस्प्ले फ्लेक्स दे दें उस एलिमेंट के ऊपर फ्लेक्स की कुछ और प्रॉपर्टीज भी इनेबल हो जाती हैं। हम दो उनमें से पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे इसको मैंने फ्लेक्स दिया ना, मैं इसको कहूंगा जी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब जरा देखिएगा, कैन यू सी दिस? एवरीथिंग गॉट हॉरिजेंटली सेंटर्ड। और इन पे एक और मैं ऐसे कहूं, अगर अलाइन आइटम्स सेंटर। क्यों हुआ ये? क्योंकि बॉक्स को मैंने क्या दिया था? डिस्प्ले फ्लेक्स। और बॉक्स के अंदर इमीडिएट चाइल्ड कौन है? एक ही है, विच इज H1। तो इसने H1 को जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजेंटली सेंटर करता है और अलाइन आइटम वर्टिकली सेंटर करता है। तो अब ये तमाम के तमाम H1s अपने अपने पेरेंट के शार्प सेंटर में जा चुके हैं। That's what actually we will be doing it like। तो ये फ्लेक्स की ब्यूटी जो है, ये भी मतलब इसकी एक झलक है, समझे। अभी फ्लेक्स बहुत कुछ है इसमें। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? फ्लेक्स में कोई मसला तो नहीं है। अब हम जरा एक प्रैक्टिकल सा लेआउट बना के देखें इस तरह का, 3 कार्ड्स। तो लेट्स सी। सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ ख़त्म। अभी इमेज ही लगाने लगे ना, ये सारा कुछ इसीलिए प्रैक्टिकल लेआउट बनने का मकसद है कि इसमें इमेज भी शामिल होगा, इसमें टेक्स्ट हेडिंग भी शामिल होगा, इसमें डिस्क्रिप्शन भी शामिल होगी, इसमें ये आइकन वाइकन भी शामिल होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सब कुछ पता लग जाएगा आपको। तो अभी ये 3 कार्ड्स बनाएंगे हम और एग्जैक्टली यही चीज़ें मोस्टली यूज़ करेंगे। तो लिहाजा मैं सब कुछ ऑफ कर देता हूँ, कंटेनर को रहने देता हूँ, बिकॉज आई अल्टीमेटली हैव टू पुट एवरीथिंग इनसाइड द कंटेनर। ठीक है, और यहाँ से ये सब कुछ हटा देता हूँ। ये जितनी प्रॉपर्टीज अभी पढ़ाई हैं सिर्फ इन्हीं को डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, और इसको मैं ये कर देता हूँ एंड आई एम बैक विद दिस वन। अब मैंने इस कंटेनर के अंदर एक फ्लेक्स पेरेंट बनाना है, क्योंकि मैंने कहा मुझे कितने बॉक्सेस चाहिए? 1, 2 और 3। तो इन दोनों को आमने सामने लाने के लिए इनको क्या होना चाहिए? एक पेरेंट के अंदर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा? अच्छा, नॉर्मली इनको बोलते हैं कार्ड्स, वेब की टर्म में ना, कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या है? एक पूरा का पूरा एक कार्ड रिप्रेजेंट होता है। कार्ड नॉर्मली इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें एक इमेज, उसमें हेडिंग, देन उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन एंड देन इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? कार्ड बोलते हैं। तो मैं इसको बोलता हूँ कार्ड। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कार्ड रैपर, एक डिव, उसके अंदर मैं क्या कहूँगा? कार्ड। और कितने कार्ड्स चाहिए? 2, 3। स्ट्रक्चर बन गया। हर कार्ड में क्या चाहिए? अच्छा, मैं पहले एक कार्ड बना के ना एग्जैक्ट रेप्लिका, फिर उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, 3 में बन जाएंगे। सबसे पहले क्या चाहिए आपको? इमेज। इमेज के अंदर इमेज का टैग। इमेज के बाद आपको क्या चाहिए? कार्ड बॉडी। बॉडी में सब कुछ आ जाएगा नॉर्मली। तो ये कार्ड इमेज की बजाय हम इसे क्या कहेंगे जी? कार्ड। कोशिश करें नाम इतने सीक्वेंस में और इतने
मतलब जेनेरिक रखेंगे ताकि वो खुद बाद में रीड करने वाले को भी बड़ा आसानी से पता लग जाए कि ये ओवरऑल कार्ड है। अगर आप इसको प्लान करें ना, हाउ एम आई प्लानिंग दिस, दैट शुड बी द मोस्ट। तो मैं इसे कहता हूँ, ये पूरा का पूरे को मैं क्या कह रहा हूँ, एक कार्ड कह रहा हूँ। इसके इस हिस्से को क्या कह रहा हूँ, कार्ड का हेड कह रहा हूँ। इस पूरे हिस्से को कार्ड का बॉडी कह रहा हूँ। फिर इस हिस्से को कहूँगा कार्ड का टाइटल, और इस हिस्से को कहूँगा कार्ड का डिस्क्रिप्शन। तो आप अगर ऑन पेपर इसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे ना प्रॉपरली, तो वहां भी आप प्रॉपरली समझ जाएंगे। एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इट राइट इन हियर। कार्ड रैपर तो इसलिए कि सारे कार्ड एक रैपर में हो जाएं। असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। कार्ड के अंदर दो चीजें, कार्ड हेड और कार्ड बॉडी। कार्ड हेड में क्या डालना है, इमेज, और कार्ड बॉडी में क्या डालना है ये भी देख लें। पहले मैं देता हूँ जी टाइटल, ठीक, और उस टाइटल के अंदर मुझे देना है फिर डिटेल या डिस्क्रिप्शन जो भी है व्हाट्सएवर। ये समझ आ गई आपको? अब ये चीज़ें प्रॉपर आपका एक स्ट्रक्चर बन चुका है। अब आप यहाँ आए, इमेज ढूंढने के लिए हम नॉर्मली आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। एक अच्छा वेबसाइट है Yandex, यहाँ से HD इमेजेस आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको अपनी मर्जी का साइज़ मिल जाता है। सो मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ जी, मिसाल के तौर पे कॉपीराइटेड, जाहिर है कुछ फ्री भी होते हैं, कॉपीराइट फ्री होते हैं, कुछ कॉपीराइटेड भी होते हैं। तो मैंने यहाँ प्रॉपर्टी बोला बिकॉज आई एम गोइंग टू डू दिस। तो मैं अच्छा, यहाँ पे आप साइज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। द ब्यूटीफुल इज थिंग इज, मैं 1280 720 करता हूँ। ये HD रेजोल्यूशन होती है, आपको पता है ना, HD, फुल HD, अल्ट्रा HD, 2K, 4K, 8K, ये पता है ना इमेज की बेसिक टर्मिनोलॉजीज का। चलें हाँ, इस पे किसी दिन, क्योंकि वेब के ना स्टैंडर्ड्स होते हैं, इमेज कितने साइज़ का चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर आपको 16:9 का पता होना चाहिए, 4:9 का पता होना चाहिए, 1:1 का पता होना चाहिए, एस्पेक्ट रेशो का पता होना चाहिए। दीज आर द इमेज स्टैंडर्ड्स एक्चुअली, जिन पे हम किसी दिन डिटेल से बहस करेंगे। फिलहाल मैं 1280 720 का एक इमेज रख रहा हूँ, और इसमें लेट्स डू दिस इमेज, दैट लुक्स बट ट्रिकी। तो नहीं, असल में नॉर्मली जो 16:9 का इमेज होता है ना, उसकी HD रेजोल्यूशन इतनी होती है। फिर आप इसको अगर फुल HD करें तो वो इससे डबल हो जाती है, अगर 2K करें तो वो उससे डबल हो जाती है, 4K करें तो उससे डबल हो जाती है, 8K करें तो उससे डबल हो जाती है। दैट इज़, तो मैंने इसे यहाँ से अच्छा, इमेजेस को हमने ज़ाहिर है अपने फोल्डर के अंदर एक इमेज का फोल्डर बनाया हुआ था, और वो इसी काम के लिए बनाया हुआ था कि जब हमें इमेज सेव करना पड़े तो हम कहाँ सेव करेंगे, अपने इमेज के फोल्डर के अंदर। तो मैं इसे थंबनेल कह देता हूँ, और यहाँ आता हूँ और इस इमेज के अंदर आके मैं पाथ दूंगा एसेट के अंदर इमेजेस, और इमेज के अंदर thumbnail.jpg। अब जरा देखिएगा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होगा। अब कुछ होने वाला है, कुछ बिगड़ने वाला है ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये बिगड़ गया। अब अंदाज़ा करें कि मेरा जो इमेज था वो 1280 720 था, और जो मेरी डिव थी ना उसको अभी कोई साइज़ नहीं दिया गया। तो मुझे बेसिकली अगर मैं एक कार्ड पे जाऊँ, या चले मैं पहले इमेज को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं कार्ड को ना थोड़ा सा स्टाइल करके आपको दिखा देता हूँ, फिर ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। अच्छा, आप नॉर्मली जब पेरेंट बनाए ना तो इसको स्टाइल दें ना दें, CSS में लिख पहले लें, बाद में अगर स्टाइल की ज़रूरत न पड़ी तो उसे मिटा दीजिएगा, अदरवाइज सीक्वेंस बरकरार रहेगा आपका। मैंने पहले कार्ड रैपर लिखा, फिर लिखा कार्ड में मैंने दिया जी विड्थ। अब विड्थ तो नहीं दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली ये फ्लेक्स होगा, तो मैं इसे क्या दूंगा, फ्लेक्स 1। फ्लेक्स 1 का मतलब क्या है कि जितने भी आइटम्स हों सबको क्या हो, इक्वल शेयर ऑफ विड्थ मिले, ठीक। अब मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे देता हूँ, ठीक, और इसको मैं दे देता हूँ जी हाइट इज गोइंग टू बी, नॉट हाइट भी नहीं देता, क्यों, हाइट अगर मैं नहीं दूंगा तो कहाँ से आउट आएगा, अपने कंटेंट से, ठीक। अच्छा, अब जरा एक बात सुनिएगा, जब मैंने फ्लेक्स दिया और इसको मैं BGC देता हूँ तो ये कितनी विड्थ लेगा, कितनी विड्थ लेगा जी, फ्लेक्स का एक ही चाइल्ड है ना, तो एक ही चाइल्ड है तो विड्थ का कितना शेयर लेगा, आपका एक ही बेटा है
आप उसके लिए बाहर से कोई चीज़ लाते हैं तो सारी उसी के हिस्से में जाएगी ना। तो फ्लेक्स का चाइल्ड ही एक है, तो कितनी विड्थ लेगा? क्योंकि फ्लेक्स 1 दिया हुआ है तो है ही एक, तो भाई किस में डिस्ट्रीब्यूट करे वो? जब 2 होंगे तो क्या होगा? 50-50। जब 3 होंगे तो क्या होगा? 3 शेयर्स, एक एक शेयर तीनों के लिए। जब 4 होंगे तो अभी इसलिए फुल विड्थ ले रहा है। बस सर जस्ट आप नॉर्मल फ्लो समझिएगा। अब मैं इसको 3 दे देता हूँ, चाइल्ड 3 दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आई से इट लाइक ये कार्ड है, इस पूरे कार्ड को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट 3 दफ़ा करता हूँ, और अब भी अगर आप देखें तो ये 3 हो गए हैं, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहे। अगर आप मार्जिन देंगे तो नज़र आ जाएंगे आपको। पिक्सल्स, ये 3 नज़र आ गए। ठीक, अब मैंने इनको देनी है, यानी पहले कार्ड को उसके साथ मैंने कुछ हरकत करनी है, और वो ये है कि पहले कार्ड को मैंने दे दिया जी, वेयर इज़ द फर्स्ट कार्ड? दिस वन। इसको जाके मैंने दे दिया एसेट्स, इमेजेस, थंबनेल। अब ज़रा मसला ख़राब होगा जो मैं पहले आपको बताया था। मसला ख़राब ये हुआ कि इमेज का साइज़ बड़ा है और इसके पेरेंट का साइज़ क्या है? छोटा है। तो मैंने कहा जी जो फ्लेक्स आइटम है वो विड्थ और हाइट कहाँ से लेगा? अपने कंटेंट के मुताबिक लेगा विड्थ और हाइट। तो कंटेंट इसका 1280 पिक्सल है, तो आपने देखा है 1400 पिक्सल का तो हमारा टोटल कंटेनर है। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि ये देखें जो इमेज है वो किसके अंदर है? हेड के अंदर। हेड किसके अंदर है? कार्ड के अंदर। तो हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप तो आप पढ़ ही रहे हैं ना। तो मैंने कहा जी कार्ड के अंदर क्या है? हेड, और हेड के अंदर क्या है? इमेज। साथ डॉट नहीं दिया क्योंकि इमेज टैग का नाम है। मैंने इसे कहा कि भाई तुम विड्थ ले लो 100%। अब ये क्या हुआ? इमेज को मैंने कहा कि तुम 100% लो, तो इमेज किसका 100% लेगा? अपने पेरेंट का 100% लेगा। और पेरेंट का 100% कितना है? क्योंकि पेरेंट ने अपनी विड्थ बाकियों से भी शेयर की है, तो उसकी अपनी विड्थ got restricted to 33% approximate in this case. So if I am giving 100% to the child, it will take 100% of its immediate parent. That's what it is doing. और दूसरी बात, मैंने हाइट नहीं दी। नॉर्मली जब आप इमेज को विड्थ देते हैं तो ये एस्पेक्ट रेशो की वजह से अपनी हाइट खुद एडजस्ट करता है। यानी यूं समझें, एस्पेक्ट रेशो को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, इमेज अपनी हाइट को प्रोपोर्शनल टू विड्थ रिड्यूस और इंक्रीज करता है। इमेज अपनी हाइट को प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप पता है ना आपको? एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। जैसे रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है कि एक बढ़ने से दूसरी कम, एक बढ़ने कम होने से दूसरी बढ़। तो ये जो विड्थ है ये प्रोपोर्शनल हाइट जो है ये प्रोपोर्शनली रिएक्ट करती है टू द विड्थ। ये बात भी समझ आ गई सबको? अब जरा अगर आप देखें तो मुझे ये पहले कार्ड की पहली चीज तो बनी चुकी है तकरीबन। अब मुझे क्या देना है? टाइटल में जाके 2 चीजें देनी है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेआउट हो जाएगा, लेकिन आपको अगर समझ के पढ़ाना तो मजा भी बताएगा, और इनफैक्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे फ्लेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं टाइटल के अंदर हूँ, तो मुझे टाइटल के अंदर लेट सपोज H3 चाहिए, हेडिंग। और इस हेडिंग में मैंने कहा जी मुझे चाहिए लेट सपोज ये लिखा हुआ है ₹140,000। ठीक, अब मैंने इसके अंदर जाना है और इसके अंदर मुझे दूसरा चाहिए एक आइकन। तो आइकन लगाना तो अभी तक हमने सीखा ही नहीं। ठीक, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो प्लेस कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ जी स्पेन, और स्पेन में मैं फिलहाल लिख देता हूँ हार्ट। अच्छा, ये स्पेन क्या है? ये पहली दफ़ा आपको बताया। जिस तरह पैराग्राफ का टैग है ना, जिस तरह एंकर का टैग है, एंकर का टैग लिंक क्रिएट कर देता है। पैराग्राफ का टैग पैराग्राफ लिखने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन अपने साथ प्रीसेट ले आता है, टॉप बॉटम मार्जिन ले आता है, फिर वो ब्लॉक है, वो दूसरे को सामने नहीं आने देगा। तो स्पेन इन दोनों का अल्टरनेट है। अगर आप किसी टेक्स्ट को लिंक भी क्रिएट नहीं करना चाहते और किसी को पैराग्राफ भी क्रिएट नहीं करना चाहते, फिर भी आपको टेक्स्ट लिखना है, तो फिर आप किसको इस्तेमाल कर लें? स्पेन को। ये नेचर में इनलाइन ब्लॉक जैसा या इनलाइन बिहेवियर रखता है या इनलाइन ब्लॉक बिहेवियर रखता है। तो बार कोई छोटा मोटा टेक्स्ट या कोई छोटा सा मोटा पीस ऑफ इफेक्ट डालना हो तो उसे आप
कहाँ डाल सकते हैं? स्पेन में. इट्स जस्ट एन अनदर टैग. अब ये हर्ट, अब ये आप मुझे बताएंगे ये सजेशंस. ये जो हर्ट लिखा है ना, ये अल्टीमेटली हर्ट की जगह हमने ये हर्ट आइकन लगाना है, लेकिन अभी हमने आइकन लगाना सीखा नहीं, इसलिए मैंने हर्ट लिख दिया. इन दोनों को आमने सामने लाना है. क्या करें? किसको? इनको एक पेरेंट में रैप, इसीलिए समझदारी से पहले ही रखा हुआ था. ये दोनों एक ही पेरेंट में ना टाइटल के, तो टाइटल का क्या दे दूं? डिस्प्ले फ्लेक्स. तो ये दोनों क्या आ जाएंगे आमने सामने. लेट्स सी. और ये टाइटल किसके अंदर है? टाइटल किसके अंदर है? कार्ड बॉडी के अंदर. ठीक है. सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू द कार्ड एंड देन कार्ड बॉडी एंड देन टाइटल. इसको क्या दे देंगे? डिस्प्ले फ्लेक्स. अब क्या प्रॉब्लम है? मिल रहा है. अच्छा, मैं यही चाह रहा हूँ कि आपको देख के अंदाजा हो जाए कि क्या किसको मिल रहा होगा. स्पेन को तो मैंने बोला नहीं मिलता कुछ भी. H1 को मिल रहा है. तो अब भी आपको अगर ना पता लगे तो फिर इंस्पेक्ट कर लें, नो वरीज. ये देख लें. अभी ये पिक्सल में नहीं देता, ये एम और रैम में देता है. ये रिलेटिव यूनिट्स है बेसिकली, हमने वो नहीं पढ़े, लेकिन जितना भी देता है हम उसको हाँ अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देख लें. ये बेसिकली एग्जैक्ट है. तो हम क्या करते हैं, टाइटल के अंदर जो H3 है, देखें टाइटल के अंदर जो H3 है उसका मार्जिन क्या कर दें? खत्म कर दें. अब ये पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप पता लग रहा है ना. कार्ड है, कार्ड का चाइल्ड कार्ड बॉडी है, उसका चाइल्ड टाइटल है, उसका अंदर ये. मैं इसकी मिसाल यूँ देता हूँ ना, पूरा देना जरूरी है, शॉर्ट भी ले सकता है, लेकिन अक्सर आपको ये होता है कि जब आप बाकी जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट ना करें. एक चीज़. दूसरी चीज़ ये है कि आप देहातों या गाँव में जाए ना तो किसी को अपना तारुफ करें ना, किसी बुजुर्ग आदमी को, तो वो कहेगा मैं तैन नहीं सियाणदा, अपने प्यो दादे ना दस. तो बाप दादा से पहचान जो है वो ज़्यादा मौसर होती है, इसलिए पूरा पीछे शजरा लिख दिया मैंने ताकि कन्फ्यूजन कोई भी ना रहे. और इसका एक और रीज़न भी है, एक टर्म याद रख लें, CSS स्पेसिफिसिटी. ये वहाँ भी आपको काम आएगी ये चीज़, CSS स्पेसिफिसिटी. क्योंकि अभी मैंने आपको एक रूल बताया था जी कि जो बाद में आने वाला स्टाइल है वो पहले वाले को क्या कर देगा, थोड़ा अरसा बाद जाके ये मेरा बताया हुआ रूल ही गलत साबित हो जाएगा. और वो उसकी वजह यही होगी, CSS स्पेसिफिसिटी. इसलिए नाम पहले बता रहा हूँ कि आपके जहन में सबकॉन्शियस माइंड में होगी जी CSS स्पेसिफिसिटी नाम की कुछ चीज़ है जो इस ओवरराइटिंग वाले कॉन्सेप्ट को भी ओवरराइट कर देगी. तो एनीवेज ये देखें, अब हमारा वो काम हल हो गया. लेकिन अब भी समहाउ ये दोनों एग्जैक्टली अलाइन नहीं है, एक चीज़. दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये हर्ट राइट साइड पे चाहिए और प्राइस लेफ्ट साइड पे ही चाहिए. तो आपको पता है इन दोनों का पेरेंट क्या है? फ्लेक्स है. तो फ्लेक्स के साथ कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी आती हैं, और उनमें एक है जस्टिफाई कंटेंट. इससे पहले जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया था. तो जस्टिफाई कंटेंट अगर आप कहें ना जी स्पेस बिटवीन, इसका मतलब क्या है कि जितनी भी रिमेनिंग स्पेस है उसको उठा के दरमियान में ले आओ. लेट्स सी. गॉट इट. अब मैं अगर इसको ये भी कहूँ साथ में कि भाई अलाइन आइटम्स सेंटर कर दो, वो जो रिमेनिंग फर्क था वो भी खत्म हो गया. मुझे सिर्फ 1 मिनट देंगे. यहाँ तक क्लियर हो गया? थोड़ा सा लेआउट मेरे ख्याल में मैंने ज़्यादा अर्ली शुरू कर दी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे रिलाई कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ फ्लेक्स. और फ्लेक्स नेस्टेड फ्लेक्स, फ्लेक्स के अंदर फ्लेक्स, उसके अंदर फिर फ्लेक्स, उसके अंदर फिर फ्लेक्स. फ्लो आपने सिर्फ एक याद रखना है कि जिन चाइल्ड को आपने अरेंज करना है उनका पेरेंट फ्लेक्स होगा, और फ्लेक्स के इमीडिएट चाइल्ड जो हैं वो फ्लेक्स आइटम्स होंगे, उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं अप्लाई होगा, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा. तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया. अब आप अगर देखें तो ये जो चीज़ है ना, जितने बारीक बीन होंगे ना हम उतने ज़्यादा हम अच्छे डिज़ाइनर बनेंगे. बस बारीक बीनी का ख्याल रखना है. ये देख रहे हैं आप ये स्पेस कि ये जो कंटेंट है ये बिल्कुल एज के साथ नहीं जुड़ा हुआ, लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी, टॉप से भी. तो इसको क्या करना चाहिए? मार्जिन दे दें या पेरेंट को पैडिंग दे दें? पेरेंट को पैडिंग दे दें. तो इनका पेरेंट कौन है? लेट्स सी. ये देख लें,
टाइटल का पेरेंट कौन है, टाइटल और डिटेल दोनों का पेरेंट, क्योंकि डिटेल को भी पैडिंग मिली हुई है, तो इन दोनों का पेरेंट कौन है, तो कार्ड बॉडी को अगर पैडिंग दे दें चारों साइडों से तो वो सारा मसला ही खत्म नहीं हो जाएगा। और कार्ड बॉडी को किधर आना चाहिए, कार्ड के बाद हेड, हेड के बाद बॉडी, बल्कि ये हुआ पड़ा है तो आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, सिर्फ बीच में से ये रिमूव कर दें और कार्ड बॉडी को क्या दे दें आप, पैडिंग let's see 16 pixels from all sides, and if you now go yes, ये देखें ना बॉडी ने अपने अंदर वाले कंटेंट को इनवर्ट पुश किया है, तो ये लेफ्ट साइड से भी स्पेस क्रिएट होगी, राइट साइड भी स्पेस क्रिएट होगी। ठीक, ये जो रत्ते नीले कलर है ना, ये सूतर लगाने के लिए दिए, ये बाद में रिमूव कर दूंगा जब हमारा सारा लेआउट कंप्लीट हो जाएगा। दैट एक्चुअली क्रिएट्स ईज फॉर द बिगिनर्स एक्चुअली टू, दैट हेल्प्स इन्वेस्टिगेट लॉट्स ऑफ थिंग्स। अब मुझे टाइटल से नीचे क्या चाहिए, डिटेल में जाऊंगा और डिटेल में जाके मुझे चाहिए एक पी, और इस पी में कुछ कंटेंट, मैं इस कंटेंट को फिलहाल सिर्फ डमी कंटेंट लिख देता हूँ, लेट्स मी रैप इट। और उसके नीचे मुझे क्या चाहिए, ये टेक्स्ट कंपैरेटिवली स्मॉलर है तो एक स्मॉल का टैग भी अवेलेबल होता है। ठीक, तो इस टैग को स्मॉल करने के लिए मैं लिखता हूँ जी पी, और पी के अंदर स्मॉल, और इसमें अंदर फिर लॉरम like this, and if you go all the way up we do have this one। अब एक और इंटरेस्टिंग बात नोट करें कि ये पेरेंट से ओवरफ्लो हो गया ग्रीन वाला, क्यों, क्योंकि पेरेंट को फिक्स हाइट दी हुई है, पेरेंट को तो फिक्स हाइट तो तब तक दी थी जब तक कुछ उसके अंदर था नहीं, तो पेरेंट की फिक्स हाइट को ख़त्म कर दें। कैन यू सी दिस, जब फिक्स हाइट को ख़त्म कर दूंगा क्या करेगा, ये चाइल्ड की हाइट उठाएगा। अब एक बन गया ना, तो अब अगर मतलब परफेक्ट तो नहीं बना ऑब्वियसली, लेकिन मैं परफेक्शन की तरफ जा भी नहीं, इसलिए नहीं रहा कि हम अभी बहुत बिगिनिंग में, तो अब मैं ये रेड कलर भी ख़त्म कर देता हूँ, ये ग्रीन भी ख़त्म कर देता हूँ, और अब मैं, अच्छा एक और बात, ये देखें बॉर्डर नज़र आ रहा है आपको, तो मैं क्या करूँगा, कार्ड को जाके बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड DDD कलर ग्रे है, कलर कोड आपको आस्ते से याद हो जाएंगे। कैन यू सी दिस नाउ, और आप देख रहे हैं कि ये बॉर्डर थोड़ा सा शार्प एज नहीं है बल्कि थोड़ा सा राउंड है, तो हम बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं। तमाम साइडों से बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर दो। कैन यू सी दिस, और अब ये काम एक फाइनल हो गया ना, तो दूसरे कार्ड को यहाँ से उड़ा दें, तीसरे को भी यहाँ से उड़ा दें, और जिस कार्ड को फाइनल किए है उसको आप कॉपी पेस्ट कर लें। दो तीन अंदर जाके इमेजेस चेंज कर लें। That's exactly what we needed। अब वो एग्जैक्टली उस तरह से इसलिए नहीं है कि उसके लेफ्ट साइड पे ये फिल्टर वगैरह की बार भी है, जब हम ये बनाएंगे तो फिर इट वुड लुक लाइक दिस, द वन दैट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू मेक। कंटेनर को विड्थ देना ज़रूरी है, तभी तो आप उसको एक सर्टेन एरिया में रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना, लेकिन ये विड्थ अभी हमने फिक्स दी है, जब हम रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ जाएंगे तो ये कंटेनर की विड्थ भी डिफरेंट स्क्रीन पे वेरी करेगी, फिर वो मसला रिस्पॉन्सिवनेस वाला भी हल हो जाएगा। अभी हमारी मजबूरी है कि हम रिस्पॉन्सिवनेस को नहीं देख रहे हैं। सो जी जी, आई फ्रेम, जब आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का कोई कंटेंट अपनी वेबसाइट पे एम्बेड करना चाहें तो आई फ्रेम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने गूगल मैप अपनी साइट पे एम्बेड करना है, तो गूगल मैप इज़ द पार्ट ऑफ द गूगल इटसेल्फ, तो वो आप एज इट इज़ यहाँ एम्बेड कर सकते हैं। आपने बल्कि क्विकली देख लेते हैं, यूट्यूब, हाँ यूट्यूब की वीडियो अपनी साइट पे एम्बेड कर लेते हैं। तो अगर लेट्स सपोज इफ आई टेक दिस वन लाइक हम किसी की वीडियो की प्रमोशन क्यों करें, अपनी क्यों ना लगाएं।
से ये एक वीडियो है, लेट्स सपोज, एंड वी वांट टू एम्बेड इट। आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमने तो हम यहाँ से करेंगे इसे शेयर और यहाँ से करेंगे इसे एम्बेड। ये देख रहे हैं आई फ्रेम, और इस पूरे को करेंगे कॉपी एंड कम बैक टू दिस, और जहाँ आपके कार्ड्स ख़त्म हो रहे हैं फॉर नाउ, आप उन्हें कार्ड्स में भी डाल सकते हैं, डिपेंड्स, फिर उसको स्टाइलिंग करनी पड़ेगी और पूरे कार्ड में एडजस्ट करना पड़ेगा। आई एम जस्ट सीइंग इट राइट इनटू दिस, और ये देख लें आई फ्रेम का टैग है और बाकी इसके एट्रीब्यूट्स हैं, विड्थ का एट्रीब्यूट है, हाइट का एट्रीब्यूट है, सोर्स का एट्रीब्यूट है, टाइटल का एट्रीब्यूट है, ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको पता है एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एंड नाउ इफ यू कम बैक टू आवर ऑन साइट, आई शुड हैव दैट थिंग एम्बेडेड। तो जब भी आप किसी अस्सलाम वालेकुम, PHP की एक नई ट्यूटोरियल सीरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमने PHP को बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट किया और स्पेसिफिकली हम बिगिनर्स को टारगेट कर रहे हैं पहले, ताकि PHP की एक बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक हम सारा फ्लो जो है वो बनाना बता सकें और एप्लीकेशन डिजाइन करना और एप्लीकेशन को डेवलप करना बता सकें। बेसिकली इस चीज़ को भी फिलहाल छोड़ दें, वी हैव टू एक्चुअली टॉक ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज प्रोफेशनल मीन्स प्रोफेशनल। हमने वो प्रोफेशनल ग्रेड की ट्रेनिंग करनी है, तो उसमें सब कुछ कवर होगा इंशाल्लाह, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट ऑब्वियसली जितने ये 2 लेक्चर में कंटेंट हुआ है ना, ये बेसिक है और यही चीज़ आखिर तक चलेगी, बिकॉज बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू स्टिक टू दीज बेसिक्स। तो मेरे ख्याल में हमारे 2 घंटे तो पूरे नहीं हुए, लेकिन कंटेंट हमने इतना कवर कर लिया कि पूरा वीक लगेगा इसको। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप इसको प्रैक्टिस करें। आप कोई भी लेआउट उठा लें अपनी मर्जी का और उसको रेप्लिकेट करना शुरू करें, और उसमें फ्लेक्स की 3-4 प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई हैं आपको। डिस्प्ले फ्लेक्स पेरेंट को, फिर पेरेंट को ही डिस्प्ले फ्लेक्स दें तो 2 प्रॉपर्टीज आपको मजीद अवेलेबल हो जाती हैं कंटेंट की अलाइनमेंट के लिए, वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स। बस यही तो दिए 2। यानी मैंने कल ही मैंने कल ही आपको कहा था ना कि हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी से इतना कुछ अचीव करेंगे कि यू वुड बी अमेज्ड। और ये देख लें, ये पूरा का पूरा लेआउट बन गया सिर्फ एक प्रॉपर्टी के ऊपर। बाकी तो सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज है ना, मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया। तो आपने इस चीज़ को समझना है। अभी ये फ्लेक्स की एक झलक है, फ्लेक्स बहुत डेप्थ में है अभी, लेकिन ऑब्वियसली एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक्स। तो ये बेसिक्स अगर कवर होगी तो हम इसकी एडवांस चीज़ें भी बड़ी अच्छे से कवर कर पाएंगे।